बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड रिस्क। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देख चुके हैं। अब प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड रिस्क में हम बेसिकली रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को देखेंगे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कितनी ज्यादा होती है। एंड एज एन इन्वेस्टर हमें ये जहन में रखना कितना जरूरी है कि भाई फलाना प्रोजेक्ट जो है उसको उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना रिस्क बेयर करना पड़ेगा या क्या अनसर्टेनिटीज हमें फेस करनी पड़ेगी, हमें किसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एंड फाइनेंशियली एज वेल। सो रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स की मदद से हम ये चेक करेंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की हो रहा है हमारे लिए और कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी एनालिसिस टेक्निक्स की मदद से हम मजीद कुछ चीजें चेक करेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से कि भाई क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल रहेगा या नहीं। सो लेट्स बिगिन। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, वी ऑल नो व्हाट रिस्क इज ऑल अबाउट। रिस्क या खौफ किस चीज का हो सकता है? रिस्क या खदशा, बेसिकली उर्दू में इसको हम कहते हैं खदशा, किस चीज का हो सकता है? देर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। हम एक आउटकम चाहते हैं, वन आउटकम, ठीक है, और वो बेस्ट आउटकम हो सकता है जो हम चाह रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम तगो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वी वांट दैट बेस्ट आउटकम, बट इन रियलिटी देर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। ये वो वाहिद आउटकम नहीं है जो रियल लाइफ में शायद अचीव हो सके, बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एसीसीए का स्टूडेंट चाहता है कि उसके 90% आए, बट देर आर 100 अदर पॉसिबिलिटीज कि जो वो स्कोर कर सकता है। 50% भी आ सकते हैं, 49 भी आ सकते हैं, 73 भी आ सकते हैं, 84 भी आ सकते हैं, एंड यू नेम इट। 100% देर आर 100 पॉसिबिलिटीज, 100 पॉसिबिलिटीज। तो अब आपकी ये ख्वाहिश है कि 90% अचीव करें, बट अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत रिस्की है, मतलब 100% कैसे लेकर आए, 100 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि बेस्ड ऑन पास्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोबेबिलिटीज कैन बी असाइंड टू द पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि अब जरूरी नहीं कि 100 पॉसिबिलिटीज है तो ये 100 की 100 में कोई भी आ सकता है, नहीं। प्रोबेबिलिटीज असाइन करोगे कि पास्ट में आपके पिछले पेपर्स में कैसा रिजल्ट रहा है, 50% आया है, 60 में आया है, 70 में आया है, और बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस आप कुछ प्रोबेबिलिटीज कर सकते हो कि हाँ 60% से ऊपर, 90% के दरमियान ये रेंज हो सकती है। इस रेंज में तीन पॉसिबल, 70 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। अ, तो आप कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालोगे कुछ आउटकम्स के ऊपर, और वो कैसे निकालोगे, लेट्स वी विल एक्सप्लोर इट इन अ व्हाइल। रिस्क इंक्रीजेस एज द वेरिएबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो इंक्रीजेस। यानी जैसे जैसे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो अनसर्टेन होगा, या फिर आपको पता नहीं कि कैश फ्लो 10,000 एक महीने आ रहे हैं, दूसरे महीने 20,000 आ रहे हैं, तीसरे महीने 15,000 आ रहे हैं, यू डोंट नो ना, वेरिएबिलिटी ज्यादा है। अगर कैश फ्लो की वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा। रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड, रिस्क को आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो एंड बिल्ट इनटू एन एनपीवी, और एनपीवी में भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अनसर्टेनिटी, uncertainty arises where there are several possible outcomes and no information upon which to create probabilities. So the degree of uncertainty cannot be quantified. अब रिस्क आपको पता है कि भाई 20% रिस्क है या 10% रिस्क है, लेकिन अनसर्टेनिटी तो आपको पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास ना एक बात की। जैसे कि अचानक से कोविड आ गया, क्या किसी को भी वहमो गुमान में भी था कि कोविड आ सकता है या ऐसा कोई वायरस आ सकता है? तो कोई इंफॉर्मेशन उसके हवाले से थी ही नहीं, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? और जब प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकोगे तो क्वांटिफाई नहीं कर सकोगे इस तरह के रिस्क। कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? So that is what it is. Risk which you can foresee, basically uncertainty you cannot exactly foresee it. कि कब होगा? Now, risk analysis. There are a number of techniques for quantifying the risk of a project's cash flows. Basically हम कैश, किसी भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के हवाले से परेशान हैं, खदशे में हैं, तो अब हम इसकी कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिसको क्वांटिफाई, जिसके जरिए हम क्वांटिफाई करेंगे रिस्क। So the first, probability analysis and expected values. A probability analysis of expected cash flows can often be estimated
and used both to calculate an expected NPV and to measure risk. यानी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की मदद से हम अपने कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को भी एस्टिमेट कर सकते हैं और हम अपनी एक्सपेक्टेड एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिस्क को भी मेजर कर सकते हैं, यानी 3 फायदे। नेक्स्ट, एन एक्सपेक्टेड वैल्यू is a weighted average that is calculated using probabilities. It is likely that you have used this technique before. Yes, हम F2 में भी ये थोड़ा बहुत देख चुके हैं। Expected values यानी कि weighted average निकालना है using probabilities। कैसे निकालेंगे, आइए इस एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। Hiring company is choosing between two mutually exclusive projects. The NPV of these projects in dollar million depends on the rate of growth of the economy over the next 5 years. Forecast NPV is shown under scenarios of low, medium and high growth. 0.25 probability forecast क्या है, low growth। NPV क्या होगी, 1 million। NPV project B में क्या होगी, -8 million। Probability 0.5% medium growth, NPV project A की 2.5 and project B की 4 million positive। तो ये हमारे पास दो सिनेरियोज हैं, दो प्रोबेबिलिटीज हैं। इसकी 25% चांसेस हैं और इसकी 50% चांसेस हैं। देन 25% चांसेस हैं हाई ग्रोथ के, जिसमें 4 मिलियन एनपीवी प्रोजेक्ट ए से आएगा, 16 मिलियन एनपीवी प्रोजेक्ट बी से आएगा, एंड 1% चांस है, एंड 1% हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली अब निकालनी है। सो कंप्लीट द टेबल वर्किंग थ्रू 2 decimal places to calculate each project's expected NPV and consider which project should be chosen। अब हमने इसमें देखना है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1। एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 0.25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। बाय 0.25, यहाँ आई थिंक 0.5 होना चाहिए ना, बिकॉज 50% चांसेस हैं ये एंड 50% चांस है ये। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो व्हेन यू सॉल्व दिस फॉर प्रोजेक्ट ए, ओ प्रोजेक्ट ए का, सॉरी यहाँ प्रोजेक्ट ए का है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। यस, ओके। सो दिस इज फॉर प्रोजेक्ट ए, दिस इज फॉर प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में हमने 1 प्लस 0.25 प्लस 2.5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, ये तीनों 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हमने किया, प्रोजेक्ट ए में लिखा। प्रोजेक्ट बी में हम क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 0.25। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2.5, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 4। Project B has a higher expected value and would therefore be chosen on the basis of this technique। यानी कि हमारी expected value क्या है, प्रोजेक्ट बी की ज्यादा आ रही है प्रोजेक्ट ए से, therefore हम किसको चूज करेंगे, प्रोजेक्ट बी को चूज करेंगे। However, if the company is risk averse यानी रिस्क लेने वाली कंपनी नहीं है, रिस्क सीकर नहीं है, रिस्क से भागती रहती है, risk averse, it may be deterred from project B by the 25% change of a negative NPV। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी से भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है और क्योंकि ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो इसलिए ये इसी से डर के पहले साल में इससे ही डर के भाग जाएंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव कैश फ्लोस हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिस्क एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, the probability of two risky outcomes occurring at the same time and is calculated as the probability of one outcome multiplied by the probability of the other। क्या कह रहे हैं कि दो रिस्की आउटकम्स हैं, दो, ठीक है,
और ये जो दो रिस्की आउटकम्स है इनकी प्रोबेबिलिटी एट द सेम टाइम आ रही है एंड इज कैलकुलेटेड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आउटकम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। दो रिस्की प्रोजेक्ट्स के एक साथ प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। A probability distribution or expected cash flows can also be used to measure risk, for example, by calculating the worst possible outcome and its probability, by calculating the probability that the project will fail to achieve a positive NPV। यानी कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल के चेक कर सकते हैं कि भाई कितना मैक्सिमम, मतलब अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा। अब जैसे हम एसीसी में भी हम कहते हैं नुकसान हुआ तो कितना नुकसान होगा, या तो फेल हो जाएंगे, उस पेपर की फीस आया हो जाएगी, उस वक्त तो जाया इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने जो वक्त लगाया है पढ़ाई में वो आपको ऑब्वियसली आगे भी वो पढ़ाई कुछ तो काम आएगी ना, वो मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो यस डेफिनेटली फिर आपका वक्त जाया होगा, ठीक है। तो दैट इज रिस्क एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंटली आपने दो प्रोजेक्ट्स की रिस्क को कैलकुलेट करना है। आइए इसको इलस्ट्रेशन के जरिए देखते हैं। सो आइए हम इसको देखते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग प्लान्ड। द प्रोडक्ट हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 2 years। An analysis of similar projects has resulted in the following annual cash flow projections. Cash flow projection 1, high, 56 million per annum, 60% chance. 44 million per annum, 30% chance. Cash flow projection 2, 44 million per annum, 40% chance. 36 million annum, 70% chance. So the outcome in year 2 is not dependent on the outcome in year 1. Setup cost of 77 million are payable immediately. The cost of capital is 10%. You are the management accountant and you are worried about the risk of the project. कैसे निकालेंगे इसको? So सबसे पहले the possible outcomes have been further analyzed. Year 1 में जो low है 44 million, वो low है एंड सारे लो एंड सारे हाई एक जगह लिख दिए गए हैं। लो और हाई ईयर 2 के भी एक जगह लिख दिए गए हैं, ठीक है। देखें, ये लो है 44 मिलियन, ये हाई है 56 मिलियन। ईयर 2 के लिए ये हाई है और ये लो है, ठीक है। तो 44 मिलियन 44 मिलियन। The possible outcomes have been further analyzed as follows। क्या पॉसिबल आउटकम है कि ईयर 1 में भी लो आ जाए आपका और ईयर 2 में भी लो हो जाए, तो लो लो। फिर ईयर 1 में लो हो जाए, ईयर 2 में हाई हो जाए, लो हाई। ईयर 1 में हाई हो जाए, ईयर 2 में लो हो जाए, हाई लो। ईयर 1 में हाई हो जाए, ईयर 2 में हाई हो जाए, हाई हाई। तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये चार पॉसिबल आउटकम्स हैं जो अचीव किए जा सकते हैं ईयर 1 एंड ईयर 2 में। लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा आगे, अब हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालनी है। एनपीवी सेटअप कॉस्ट 77 मिलियन है। आइडेंटिफाई द मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम ईयर 1 लो, ईयर 2 लो, दोनों लो लो पे। तो लो लो पे का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ईयर 1 0.4, 40%। प्रोबेबिलिटी ईयर 2 0.7। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ये 0.4 और 0.7 कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं। 40%, 70%, 30%, 60%, ठीक है। तो लो वाली में 40% है और ईयर 2 की भी लो वाली कितनी है, 70%। 40 और 70, तो 0.4 एंड 0.7 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ईयर 1 लो, ईयर 2 हाई, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ईयर 1 हाई, ईयर 2 लो, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ईयर 1 हाई, ईयर 2 हाई, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो ये आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी चलकर आ रही है, जिसको हम टोटल अप करते हैं तो 1 आता है। एक्सपेक्टेड एनपीवी कितनी है भाई, अच्छा ये एक्सपेक्टेड एनपीवी के लिए पहले एनपीवी तो निकालना पड़ेगा ना, बल्कि ये एनपीवी निकालना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये एनपीवी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब एक्सपेक्टेड एनपीवी किस तरह होगा, -7268 मल्टीप्लाई बाई 0.28। जो लो लो वाली है उसकी एनपीवी क्या आ रही है, 7268 नेगेटिव। तो 7268 को हम मल्टीप्लाई कर दोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी के साथ, विच इज 0.28।
ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 0.7268 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसी तरह नेक्स्ट 0.12 प्रोबेबिलिटी है और इसकी सेकेंड पॉसिबल आउटकम की जो लो हाई है उसकी एनपीवी कितनी है, -660, -660 मल्टीप्लाई बाय 0.12। देन थर्ड पॉसिबल आउटकम जिसमें हाई हाई है, हाई लो है, उसकी एनपीवी +3640, तो +3640 मल्टीप्लाई बाय 0.42। फिर इसी तरह से जो आपकी फोर्थ पॉसिबल आउटकम है विच इज हाई एंड हाई, उसकी एनपीवी है 10,248। 10,248 मल्टीप्लाई बाय 0.18, आपके पास अल्लाह भला करे 1259। एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गई। ठीक हो गया। बात समझ आ रही है हम किस तरह से पॉसिबल आउटकम्स निकाल रहे हैं, फिर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर हम उसकी एनपीवी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम इस तरह से भी या इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे कि हम एक करते आ रहे हैं अपने कन्वेंशनल तरीके से, कैश फ्लो लिखकर फिर उसका डिस्काउंट फैक्टर लिखकर और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर और एनपीवी। वी कुड हैव डन दिस आल्सो, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें आप इसकी प्रोबेबिलिटी से जरूर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 2, using the information from previous illustration, identify the probability of the project having a negative NPV. Identify the NPV of the most likely outcome. ठीक है, अब ये इसको आप खुद से ट्राई करो। तो इसको जब आप ट्राई करोगे एक्टिविटी 2 को, तो वही कैश फ्लोज आर लो इन ईयर्स 1 and 2 which has a probability of 0.228%. Cash flows are low in year 1 and high in year 2 which has a probability of 0.1 or 12%. Total probability 0.28 plus 0.12 gives us 40%. तो ये पहले वाले का इन्होंने क्या कहा, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट हैविंग नेगेटिव एनपीवी। तो नेगेटिव एनपीवी दोनों में किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो एक का लो है, ईयर 1 का लो लो, ईयर 2 का भी लो, ईयर 1 का लो एंड ये हाई। ठीक है। सो और ये कौन से ईयर के प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, तो ईयर नहीं है, बस सिर्फ कहा है कि जो नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमने कैश फ्लोज आर लो इन ईयर्स 1 and 2 विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.28%। ये 0.28 कहाँ से आया है, ये हमने निकाला है अल्लाह भला करे यहाँ से। ठीक है, ये ईयर 1 और ईयर 2। ठीक है। और ये पहले दो आउटकम्स में नेगेटिव एनपीवी थी, तो हम इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके हमने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 40%। नेक्स्ट, the most likely outcome in terms of the highest joint probability is that cash flow in year 1 high and year 2 low। और ये कैसे पता चला, इसमें से सबसे हाई किसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी। तो जिसमें ईयर 1 का हाई है और ईयर 2 का लो है। ठीक है, तो ईयर 1 का हाई है, ईयर 2 का लो है, तो 3640 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ एनपीवी। ठीक हो गई कहानी, आगे बढ़ रहे हैं। There are some problems with the probability analysis। अब ये वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे सबसे पहली प्रॉब्लम कि कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है वन ऑफ हो, यानी वंस इन अ लाइफ टाइम आप गाड़ी खरीद रहे हो, या हो सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम आपने फ्रिज खरीदा है, वो 10 साल 20 साल चल जाएगा, जब तक चल जाएगा चल जाएगा। एक मिसाल दे रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट वन ऑफ भी हो सकती है जिसकी एक्सपेक्टेड एनपीवी जो है, जो हम इतनी मेहनत से तगोदो करके कैलकुलेट करते हैं, वो शायद रियलिटी में अकर ही ना करे। तो इट इज पॉसिबल, लाइक एग्जांपल दे रहे हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी हो एक एनपीवी की जो कि पॉजिटिव $10,000 है, और 50% प्रोबेबिलिटी हो एक एनपीवी की जो कि -$2,000 है। जब आप इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 50% मल्टीप्लाई बाय 10,000 -50% मल्टीप्लाई बाय 2000। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे नेगेटिव फिगर है ना, ये नेगेटिव फिगर मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास +$4,000 आएंगे विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनपीवी। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनपीवी है, ये रियलिटी में
आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, यस लेट्स गो विद द प्रोजेक्ट, क्योंकि एनपीवी या तो $10,000 आएगी पॉजिटिव या 2,000 नेगेटिव आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का यहाँ पे कोई रियलिटी में सीन ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस तो करने हैं हमें भैया, यस और नो। दूसरा, असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है 50% चांसेस $10,000 आने के और 50% चांसेस $2,000 आने के, ये किसने बोला है भाई? ये किसने ये परसेंटेज लगाई है? ये किसने ये परसेंटेज डिसाइड की है? क्या ये वाकई में सही बेसिस पे डिसाइड हुई हुई है परसेंटेज? क्या जिस पर्सन ने भी ये परसेंटेज रखी है उसकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस इतना है? क्या वो हर वक्त क्या एक्यूरेट हो सकता है? क्या वो ये गारंटी दे सकता है कि ये परसेंटेज बिल्कुल सही है? नहीं दे सकता ना। तो therefore assigning probabilities to future events and outcomes is usually subjective. Third, expected values do not evaluate the range of possible NPV outcomes. जो रेंज है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू की, वो कभी भी बताते ही नहीं, रेंज ही नहीं बताते ऑफ पॉसिबल एनपीवी आउटकम। सिर्फ डायरेक्टली बताते हैं कि ये होगा या ये होगा या ये होगा। ऐसे थोड़ी होता है रियल लाइफ में। ये भी तो देखना पड़ता है कि भाई जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है उसका एटीट्यूड कैसा है। क्या वो न्यूट्रल एटीट्यूड से चल रही है, क्या वो रिस्क सीकिंग एटीट्यूड से चल रही है, या वो रिस्क अवर्स एटीट्यूड से चल रही है। अगर तो वो न्यूट्रल एटीट्यूड से चल रही है तो इट विल बी अज्यूम कि इन्वेस्टमेंट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर वो रिस्क अवर्स पे चल रही है तो, या रिस्क सीकिंग पे चल रही है इन होप ऑफ हाई रिटर्न्स, तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग जो है ना विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्क एपेटाइट इट हैज। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के, जो कि रियल लाइफ में आपको कभी भी ये चीज सेम या बिल्कुल एक्यूरेट शायद ना मिले। ठीक है। अदर टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। दूसरी टेक्निक्स कौन सी होती हैं जो कि रिस्क मैनेज करती हैं? सबसे पहला सिमुलेशन, सेकंड कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग। व्हाट इज सिमुलेशन एंड व्हाट इज कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग? Simulation, random numbers are assigned to different values of variables to reflect their probability. Risk is assessed as the standard deviation of forecast NPVs and the probability of a negative NPV. However, because random numbers are based on probabilities, there is a danger that they may be highly subjective. सिम्युलेशन क्या कह रहे हैं कि रैंडम नंबर्स जो हैं हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को असाइन करते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है। बट अब ये जो रिस्क है ना, रिस्क रिस्क आप तभी बार बार फोकास्ट कर सकते हो जब वो रिपीटेड टाइम्स वैसे ही ट्रेंड या पैटर्न एनपीवी का चल रहा हो। अगर सेम वैसा ही पैटर्न नहीं चल रहा तो फिर उसके बाद कोई परसेंटेज देना, कोई नंबर देना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सब्जेक्ट हाईली सब्जेक्टिव हो जाता है, हाईली सब्जेक्टिव। हाईली सब्जेक्टिव यानी भाई अब आप अंदाजा ही लगा सकते हो ना, अब आपका अंदाजा सही होगा या गलत होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए ये सिमुलेशन के तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो रिस्क को, जिसमें हाईली सब्जेक्टिव तो है बट कोई कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनका हर तुक्का, हर फोकास्ट, हर अंदाजा अंदेशा सही निकल आता है या करीब तरीन होता है सही से। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है। सिम्युलेशन बेसिकली एक और चीज जो हम इसका लिटरल मायने है ना, लिटरल मीनिंग वो ये होता है, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा कि जो हम पायलट्स वगैरह की ट्रेनिंग देखते हैं होती है जहाज चलाने से पहले, तो उसमें सिमुलेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे ये लोग गुजरते हैं। यानी कि ये लोग को एक ऐसे मशीन में बिठाया जाता है जो मशीन मूव करती है, ऑपरेट करती है, वेरी सिमिलर टू द रियल प्लेन, वेरी सिमिलर। तो उस सिमुलेशन में उनको बहुत सारे टेस्ट पास करने होते हैं पायलट्स को, कि अगर टर्बुलेंस होगी तो आप क्या कर रहे होगे, अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो आप क्या कर रहे होगे, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई टेक्निकल मसला आ गया तो आप क्या कर रहे होगे। तो ये सिमुलेशन के जरिए जो है ना पायलट्स की ट्रेनिंग की जाती है। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो रिस्क है ना, रिस्क की भी पहले एक सिमुलेशन करवा लो। मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जो मेजर पॉसिबल आउटकम्स हैं या जो खतरनाक पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी तैयारी पहले से कर ली जाए, सिमुलेशन करके बेसिस पे देख लिया जाए कि भाई क्या चांसेस हैं और इस पे फिर किस तरह के एक्सपेक्टेड वैल्यू एनपीवी की हमारे पास आ सकती है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये सब पहले से एक बार करके देख लिया जाए सब।
इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये हाईली सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग। अच्छा, इसका एक और पहलू भी देखें, ये हाईली सब्जेक्टिव है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं होती कि सब्जेक्टिव का क्या मतलब है, मैम नहीं समझ आ रहा। अब देखें, मेरे फॉर एग्जांपल क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने तीनों का एक फोरकास्ट निकालना है कि भाई ये तीनों में, तीनों के नंबर्स क्या आएंगे एग्जाम में। तो मैंने तीनों की ना पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए। पॉसिबल आउटकम्स में मैंने कहा कि भैया जो स्टूडेंट नंबर 1 है ना, उसका एक पॉसिबल आउटकम है कि उसके 50 आएंगे, दूसरा पॉसिबल आउटकम है कि उसके 60 आ जाएंगे, और तीसरा पॉसिबल आउटकम है कि उसके 75 आ जाएंगे, मगर 75 से ज्यादा नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 50 और 75 के दरमियान ये तीनों पॉसिबल आउटकम है। स्टूडेंट नंबर 2 है, मुझे लगता है उसके 90 वो स्कोर कर सकता है, 90 भी आ सकते हैं, और मुझे लगता है उसके 45 भी आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि उसके जो है ना 95 भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो मुझे लग रहे हैं। अब इसकी मैंने परसेंटेज नहीं बताई, इसकी मैंने बस सिर्फ ये बताई है कि ये स्कोर वो अचीव कर सकते हैं, और मुझे कितना परसेंट लग रहा है कि 50%, मुझे लग रहा है 60% चांस है कि 50% आएगा, 50% चांस है कि 60% आएगा, एंड 10% चांस है कि 75% आएगा। तो जो भी प्रोबेबिलिटीज है वो मैं उस हिसाब से सेट करूंगी। बट नाउ दीज 3 स्टूडेंट्स आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं अपने अंदाजे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से ये सारे नंबर्स लगा रही हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी भी मैं अपने ही अंदाजे से लगा रही हूँ। क्या गारंटी है कि ये चीज सच साबित होगी? क्या गारंटी है कि मेरा अंदाजा सही है? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है मैं जो टीचर हूँ मेरा ये अंदाजा है इन 3 स्टूडेंट्स के बारे में, और कोई और टीचर है उसका बिल्कुल अलग अंदाजा हो सेम इन्हीं 3 स्टूडेंट्स के बारे में और इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड हाईली सब्जेक्टिव। फॉर मी इट्स डिफरेंट, फॉर हिम इट विल बी डिफरेंट, फॉर यू इट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। सो देयर इज, तो ये कैसे पता लगाया जाए दैट व्हाट इज द राइट वे, या व्हाट इज द राइट परसेंटेज, या व्हाट इज द राइट percentage of probability that needs to be given to any outcome, any possible outcome. Next, conservative forecasting. A traditional way of dealing with risk is to reduce estimated project cash inflows to an ultra safe level. That is, the cash could be no worse than these cash flows are then discounted as if they are risk free using a low risk free cost of capital. This is sometimes called a certainty equivalent method. There is a danger with this technique that the likely benefits of investments may be understated and potentially attractive investments may therefore be rejected. तो क्या कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग का जब हम अप्रोच फॉलो करते हैं तो इसमें हम बिल्कुल सेफ चलते हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री चलते हैं, एंड देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, जिसमें हम श्योर शॉर्टों की यही चीज होगी या हम बच जाएंगे, हमें कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं होगा। तो क्या होता है कि बाज औकात कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनका वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उनको अंडरस्टेट किया जाता है, एंड जो वाकई में अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए सेफ्टी फर्स्ट के चक्कर में। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोरकास्टिंग। सो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। बाज औकात कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स रिकॉग्नाइज कर सकें, और क्योंकि इन्वेस्टर कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिलना ही चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, uncertainty analysis. There are several techniques for analyzing the uncertainty of a project's cash flows. जिसमें सबसे पहला है sensitivity analysis. A sensitivity analysis is a key method of analyzing the uncertainty surrounding a capital expenditure project and enables an assessment to be made of how responsive
the project's NPV is to changes in a single variable that affects a project's NPV। अच्छा भाई, मतलब क्या है? अब देखो, कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये होगी। फिर उससे आने वाला कैश फ्लो कैसा होगा, यानी कि हमारी इनकम या सेल्स कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट क्या होगा, उसके ऊपर से हम टैक्स क्या दे रहे होंगे, और टैक्स के बाद फाइनली जो भी बचेगा उसको हम कैश फ्लो कहेंगे। और वो कैश फ्लो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सारी जो चीजें हैं इसका हम चेक करेंगे, हम एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी निकालने के बाद हम बोलेंगे कि अच्छा, मेरे वेरिएबल कॉस्ट था फर्ज करो $10 और एनपीवी आ रहा है +1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, +1000। तो अब अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 से चेंज होकर 11 हो जाती है, तो फिर मेरे एनपीवी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज वन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल जिसपे चेंज हो रहा है। हो सकता है फिक्स कॉस्ट में चेंज हो जाए, पहले फिक्स कॉस्ट थी 500, अब हो गई है 510। तो ये जो 510 हो रही है फिक्स कॉस्ट, इसका इम्पैक्ट एनपीवी पे क्या होगा, ये देखने के लिए या ये रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए और इस चीज को देखने के लिए हम क्या कहते हैं या हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस। इससे हमें पता चलता है कि हमारी एनपीवी किसी भी एक वेरिएबल के चेंज को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। So NPV of a project will depend on a number of uncertain variables: selling price, sales volume, operating cost। अगर चेंज किसी एक में भी आ रहा है तो चेंज इन प्रोजेक्ट्स एनपीवी कितना होगा। So a sensitivity analysis therefore provides an indication of which variables a project's NPV is most sensitive to। किस वेरिएबल से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ताकि हम उस वेरिएबल का या तो ख्याल रख लें, या तो अगर हम अपनी एनपीवी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उस वेरिएबल पे वर्क कर लें तो वो एनपीवी इम्प्रूव हो जाएगी। उस वेरिएबल को खराब कर दें तो एनपीवी खराब हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। A simple approach to calculating sensitivity is project NPV divided by present value of project variable multiply by 100. So let us see a sum. Any company is considering a project which required an initial investment of $7 million and is expected to result in sales of 1 lakh units per year at a selling price of $65 and a variable cost per unit of $20. Kenny company has a cost of capital of 8%. Present value सबका निकाला गया, discount factor year 1, year 2, PV of initial investment, PV of variable cost, PV of sales, PV of net cash flow. Project has a positive NPV of 1024 and therefore would appear to be worthwhile. The project's IRR has been estimated 18.5%. Tax can be ignored. Measure the sensitivity of the project to changes in initial investment, सेल्स वॉल्यूम, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब वेरिएबल्स के लिए सेंसिटिविटी निकालना पड़ेगा। यानी सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सेंसिटिविटी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, सेंसिटिविटी निकालो। क्या है? प्रोजेक्ट एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी है, एनपीवी कितनी है 1024 डिवाइडेड बाय पहला हमारा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 7 million। 7 million is the initial investment। Present value 7 million की निकाल के multiply by 100। See 1024 divide by 7 million multiply by 100, 14.6%। 14.6%. This means that project will only just provide the required investment return if the cost of investment is 14.6% higher than estimated, assuming all other variables unchanged। यानी कि क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट 14.6 अशारिया बढ़ जाए तो हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा, हमारा एनपीवी हो जाएगा 0। ठीक है, एनपीवी क्या हो जाएगा, 0, अगर 14.6% हमारी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हाई हो जाए। ऑल्सो
ensuring कि all other variables are unchanged. इसी तरह सेल्स वॉल्यूम हमने कितना, हमारे क्वेश्चन में गिवन है सेल्स वॉल्यूम 1 लाख यूनिट्स. सो 1 लाख यूनिट्स divided by NPV 1024, नहीं, प्रोजेक्ट NPV 1024 डिवाइडेड बाय सेल्स वॉल्यूम हम कैसे करेंगे? दिस विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन. यानी कि सेल्स वॉल्यूम क्वांटिटी को तो नहीं, मगर हम उसकी सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन पे निकाल सकते हैं. तो 1024 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई 112.8%. तो क्या कह रहे हैं? द प्रोजेक्ट विल ओनली जस्ट प्रोवाइड the required investment return if sales volume is 12.8% lower than estimated, assuming all other variables are unchanged. अच्छा, ये लोअर और हायर कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव आया था, ठीक है, पॉजिटिव. यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या नेगेटिव आ रहा है किसी तरह से? हाउ कैन वी, सो हाउ वुड वी नो कि ये जो है, अल्लाह भला करे, आपका 12.8% लोअर देन एस्टिमेटेड होगा, हायर नहीं होगा? तो वो इस तरह से कि भाई ये आपकी सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम, आप जितना ज्यादा बेचोगे माल उतना फायदा है ना, वो अच्छी खबर है ना, अगर वॉल्यूम ज्यादा है. अगर लोअर है तो फिर अच्छी खबर नहीं है. तो डेफिनेटली हम सेंसिटिविटी एनालिसिस तो हम यही चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए निकाल रहे हैं कि कितने परसेंट चेंज अगर हम लोअर की तरफ चले गए या बैड साइड की तरफ चले गए तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कितना पड़ेगा हमारे एनपीवी पर, या हमारी एनपीवी, ऐसा हम क्या करेंगे कि एनपीवी हमारी जीरो हो जाए? तो जाहिर है हम फिर नेगेटिवली चलेंगे तो फिर ही होगा. तो देयरफॉर दे आर सेइंग कि अगर सेल्स वॉल्यूम 12.8% लोअर या कम हो जाए देन वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग, तो हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एनपीवी जीरो का बनाकर देगा. तो ये हमें खुद कॉमन सेंस से पता लगाना होगा जो भी सेंसिटिविटी एनालिसिस हम फाइंड आउट करें, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम का या यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जितनी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी अच्छी न्यूज है. उतना हो सकता है कि हमारा रिस्क, जो कहते हैं ना, हायर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न. तो यहाँ पर अगर हमें एनपीवी जीरो चाहिए, एनपीवी अगर हमें जीरो चाहिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट 14.6% हायर देन इन एस्टिमेटेड, वो भी क्या है? कॉस्ट. इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 14.6% हायर देन एस्टिमेटेड, तो फिर हमारे और बाकी सारे वेरिएबल्स अनचेंज रहेंगे, तो फिर हमारी एनपीवी क्या आ जाएगी? जीरो. नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस. दिस विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओनली. तो 1024 डिवाइड बाई 11,591,0, 8.8%. 8.8% से अब आप बताएं सेल्स प्राइस है. अगर सेल्स प्राइस बढ़ती है तो अच्छी खबर है या गिरती है तो अच्छी खबर है? बढ़ती है तो अच्छी खबर है ना. तो हम यहाँ सेंसिटिविटी एनालिसिस में बुरी खबर दिखाना चाह रहे हैं कि बुरी खबर कितनी हो सकती है कि हमारी एनपीवी जीरो हो जाए. तो बुरी खबर यही होगी कि अगर ये लोअर हो जाएगा देन एस्टिमेटेड तो फिर हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी. इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बुरी खबर क्या होगी अगर बढ़ जाए तो देखें यहाँ पे हायर देन एस्टिमेटेड, ठीक है. फिर नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द प्रोजेक्ट्स आईआरआर इज 18.5%, which is 10.5% above the cost of capital 8%. The cost of capital can therefore increase by 10.5 divided by 8, which is 135% before the NPV becomes negative. ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 आपने खुद से ट्राई आउट करनी है. ये भी बेसिक सेंसिटिविटी एनालिसिस ही निकाल रहे हैं. इसमें फर्क बस इतना है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स जो है उसमें टैक्सेबल प्रॉफिट का भी इम्पैक्ट है, यानी कि टैक्स भी इन्वॉल्व है इस पूरे सम में. जो बेसिकली कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ टैक्स को डिडक्ट किया गया, दैट्स ऑल. ठीक है, बाकी सब सेम ही है जो हम करते चले आ रहे हैं. एनपीवी विल फॉल टू जीरो.
इफ द सेल्स प्राइस फॉल्स 9.9%। ठीक है, तो ये कोई ऐसा सच कोई इसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरफ। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर वन, या तो हम एसेट को रिप्लेस कर दें, या तो हम लीज करें या बाय करें किसी भी एसेट को, प्रॉपर्टी को, या फिर कैपिटल रैशनिंग। ये तीनों चीजें हमें देखनी है इस चैप्टर में। द फर्स्ट, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। भैया वो कब कब ऐसा मौका आएगा कि हम अपने पुराने एसेट को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कि अब वो वक्त आ चुका है कि भैया पुरानी गाड़ी को अब बेच देना चाहिए और उसके बदले में एक नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, DCF टेक्निक्स कैन बी यूजफुल इन एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस टू असेस हाउ फ्रीक्वेंटली अ नॉन करंट एसेट that is in continual use in a business like delivery vehicles should be replaced। या फिर बहुत बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स, ये सब रोजमर्रा के बेसिस पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ये मशीनरी चल रही है। तो अब वो कौन सा लम्हा होगा कि हम बोलेंगे कि हाँ वक्त आ गया इसको रिप्लेस कर दिया जाए। इफ एन एसेट इज रिप्लेस लेस फ्रीक्वेंटली देन इट हैज अ लॉन्गर रिप्लेसमेंट साइकिल। एंड जाहिर है जितना बड़ा एसेट है और उसकी यूजेबिलिटी पे भी और उसकी लॉन्जेटिविटी पे भी हम देखेंगे कि भाई कि क्या उसकी शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल है या लॉन्गर रिप्लेसमेंट साइकिल है। अगर तो शॉर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल है तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, लो। उसकी हायर रेसिडुअल वैल्यू होगी व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार खरीद रहे हैं, जल्दी जल्दी रिप्लेस हो रहा है ना। सेकेंडली, जिसकी लॉन्गर डिस्प्लेसमेंट साइकिल है, जिसकी ज्यादा लंबी साइकिल चल रही है, जिसमें रिप्लेस करने में हम 10 साल बाद रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीज को, तो दैट इज अ रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर। Assets get older, it may cost more to operate and residual value will be lower। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए दोनों के। Formula to learn, EAC is equals to NPV of cost over the replacement cycle divided by annuity factor for the life of the asset। EAC मतलब equivalent annual cost। EAC, equivalent annual cost, is equals to NPV of cost over the replacement cycle divided by annuity factor for the life of the asset। Any revenue resulting from the use of the asset will be disregarded as this revenue will occur in any case, whatever the replacement cycle, and is therefore not a relevant cash flow। क्या कह रहे हैं कि जो हम इतने साल से उस एसेट को इस्तेमाल करते हुए रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उस रेवेन्यू को हम डिसरिगार्ड करेंगे, उसको हम रेलेवेंट कैश फ्लो ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है। रिप्लेसमेंट साइकिल चाहे जितना मर्जी छोटा हो, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उसकी रेवेन्यू मैटर नहीं करती, उसकी रेवेन्यू पे वो डिपेंडेंट नहीं है। सो EAC expresses the present value of the cost of an asset replacement cycle as a cost per year। Illustration देखते हैं। A company uses machinery which has the following cost and resale values over its 3-year life per machine। Purchase cost $25,000, रनिंग कॉस्ट गिवन है, रीसेल वैल्यू गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, आइडेंटिफाई हाउ फ्रीक्वेंटली द एसेट शुड बी रिप्लेस्ड। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, जैसे ऊपर फॉर्मूला गिवन है। ईयर, डिस्काउंट फैक्टर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, ये रिप्लेस एवरी ईयर। अगर हम सालाना रिप्लेस करें तो ये चीज होगी। अगर हम रिप्लेस एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में अगर रिप्लेस करें तो ये कैश फ्लो और ये प्रेजेंट वैल्यू। और अगर 3 साल में रिप्लेस करें तो ये कैश फ्लो और ये प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल यूज करते हुए डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ये सारे कैश फ्लोज कर रहे हैं। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ओवर 1 रिप्लेसमेंट साइकिल, 1 साल में ये कॉस्ट आ रही है, 2 साल में रिप्लेस करने की ये कॉस्ट आ रही है, और 3 साल में ये। यानी जितना जितना टाइम हम लगा रहे हैं उस कॉस्ट हमारी बढ़ती ही चली जा रही है। स्टेप 2, तो ये पहले तो हमने क्या किया, स्टेप 1 ये टेबल क्रिएट कर लिया। क्या किया, ये टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें डिस्काउंट फैक्टर एंड 3 पॉसिबल आउटकम्स एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स एंड एवरी 3 ईयर्स का हमने पूरा कैश फ्लो निकाल दिया।
नाउ कैलकुलेट द EAC रिप्लेसमेंट एवरी ईयर। EAC क्या आ रहा है? 20,003 नेगेटिव। EAC फॉर 2 years कितना आ रहा है? $18,804 नेगेटिव। एंड 3 years पे क्या आ रहा है? $17,957 नेगेटिव। सबसे कम किस में आ रहा है? So the optimum replacement policy is the one with the lowest EAC. The optimum replacement policy is the one with the lowest EAC. Here this is every 3 years, यानी हर 3 साल में रिप्लेस करना चाहिए। और ये फॉर्मूला इन्होंने सिंपली अप्लाई किया है जो हमने यहाँ से लिया है फॉर्मूला। ठीक है, NPV ऑफ कॉस्ट ओवर द रिप्लेसमेंट साइकिल डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट। ये 1 year का एन्युटी फैक्टर है, ये 2 years का, और ये 3 years का, और ये एनपीवी है जो हमने यहाँ से निकाली है। ठीक है, बस डिवाइड किया है और हमारे पास ये आंसर निकल आया है। और इस आंसर के बेसिस पे जो सबसे लोएस्ट तीनों में से होगा उस पे हम जाएंगे। ठीक है भैया, आगे एक्टिविटी है, खुद से ट्राई आउट कीजिए। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है। एक दफा कोई भी नई चीज होती है तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है, आई अंडरस्टैंड। बट आप एक दफा इसकी एग्जाम्पल पूरी लिख के करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, फिर एक्टिविटी ट्राई आउट करोगे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, फिर रिविजन किट करोगे फिर और भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी, बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। एफएम कोई कोई ऐसी चीज नहीं है, पहले भी इंसानों ने ही क्लियर की है, जिनकी 2 आंखें 2 कान है, जो खाते हैं पीते हैं सुस्ताते हैं, जिनको सुस्ती भी होती है, जिनको डिमोटिवेशन भी होती है, और जिनके साथ लिमिटेड फैक्टर्स भी अटैच्ड हैं, मुश्किलात हैं। बट हम कहते हैं ना कि हम क्या कहते हैं, हमारा रब ही हमसे कहता है कि फ़इन्न मअल उसरी युसरन, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जो चीज मुश्किल लग रही होती है उसी में कहीं ना कहीं आसानी भी छुपी होती है, बस देखने का नजरिया होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह। एसिड्स विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ्स। अगर एक एसिड है, कुछ एसिड्स हैं जिनकी अलग अलग यूजफुल लाइफ्स हैं, तो फिर हम रिप्लेसमेंट साइकिल किस तरह निकालेंगे? तो रिप्लेसमेंट साइकिल का ये मसला ही यही है कि जिन एसिड्स की डिफरेंट यूजफुल लाइव्स होती है उनका EAC निकालना मुश्किल है। एंड उसकी कोई आइडियल रिप्लेसमेंट साइकिल विल मिनिमाइज द कॉस्ट पर ईयर ओवर द रिप्लेसमेंट साइकिल। तो थोड़ा सा ये मसला है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है? इट focuses on cost and fails to recognizes that an asset gets older, there could be problems with reliability or quality of as the asset ages। यहाँ पे जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं ना EAC, और इस टेक्निक के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि मशीन को कितनी जल्दी रिप्लेस करना चाहिए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो उसको रिप्लेस करने के पीछे जो हम फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं वो है कॉस्ट। यानी इस डिसीजन के पीछे हमारा मेन एलिमेंट क्या है? कॉस्ट की। जिसकी कॉस्ट सबसे कम आएगी, जिसकी EAC सबसे कम आएगी, हम उस साल में चेंज करेंगे। तो जाहिर है तीसरे साल में जाके EAC कम हो जाएगी। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि तीसरे साल में अगर हम जाके चेंज करेंगे तो पहले साल के बाद ही उस मशीन ने बहुत घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। तो क्वालिटी चूंकि अच्छी नहीं बन रही थी प्रोडक्ट्स की, तो जाहिर है सेल पर भी इम्पैक्ट आ रहा था। तो यहाँ तो आपने कॉस्ट बचा ली, मगर वहां जो आपकी सेल्स डाउन हुई, आपकी मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई, यार पहले तो उनका प्रोडक्ट अच्छा था अब पता नहीं क्या हो गया। तो वो चीज को आप इग्नोर कर देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है EAC में। नेक्स्ट, EAB, equivalent annual benefit, expresses the NPV from a project as an annuity that is a constant cash flow per year। EAB, NPV ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। जब हम इस तरह करेंगे तो हम EAB निकाल रहे होंगे। Project A has an NPV of $8.22 million and an expected life of 6 years. Given a discount rate of 12%, the annuity factor for 6 years at 12% is 4.111. So project A will have an equivalent annual annuity of 8.22 divided by 4.112। ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट बी, इसकी एनपीवी 8.9 है, एंड इसकी EAA निकालेंगे या EAB निकालेंगे तो 8.9 डिवाइड बाय 4.564, तो इसकी आएगी 1.95।
सो किसकी कम है, इसकी कम है, किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। सो एन्युटी फैक्टर फॉर 7 years 12% is 4.564. So project A will therefore be ranked higher than project B despite having a lower NPV। क्यों? क्योंकि EAB इसका ज्यादा आ रहा है और इसका EAB कम आ रहा है, तो इसलिए इसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी बनिस्बत इसके। जबकि इसकी एनपीवी क्या है, लो है, और इसकी एनपीवी क्या है, हाई है। दिस मेथड इज अ यूजफुल वे ऑफ कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइव्स। अनइक्वल लाइव्स यानी इसकी 6 साल की एक्सपेक्टेड लाइफ है और इसकी 7 years की एक्सपेक्टेड लाइफ है, तो ये दोनों डिफरेंट लाइफ वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इनका कंपैरिजन इस तरह से किया जा रहा है, ईएबी के बेसिस पे किया जा रहा है। ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या है? अगेन ड्रॉबैक ये है कि इट ओनली मेक्स सेंस इफ प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंटिन्यूअली रिन्यूड। If this is not the case, then the project with the highest NPV should be chosen। अगर ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूली रिन्यूड हो रहे हैं, बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, बार बार इसके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे हैं, तो फिर तो ये अप्रोच फिर भी बेहतर है। लेकिन अगर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर पॉजिटिव एनपीवी वाले को या ज्यादा एनपीवी वाले को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लीज वर्सेस बाय। भाई देखिए, एक एसेट है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार। गाड़ी एक ऐसा एसेट है जिसको हम कहते हैं इट्स एन एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स लग्जरी। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंसिव हो गई है गाड़ी, हो सकता है कि कोई खरीदने की अफोर्डेबिलिटी रख सकता हो तो खरीद ले, मगर ये हो सकता है कि कोई खरीदने के लिए अभी फिल वक्त इतने सारे पैसे नहीं है, लेकिन उसको जरूरत पेश आ गई है, तो वो लीज पर ले ले। लीज का मतलब होता है कि आपने बैंक को बोला कि भैया मुझे गाड़ी दिला दो। बैंक ने आपके बिहाफ पर गाड़ी खरीद ली, लेकिन अभी ये गाड़ी किसके नाम पे है? बैंक के नाम पे। बैंक ने ये गाड़ी खरीद ली, कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे साइन करवा लिया, अब आपने हर महीने इसकी एक किस्त बैंक को देनी है। और ये 5 साल की, फॉर एग्जाम्पल 5 year लीज है, तो 5 years तक आपने उसको हर महीने को थोड़ी 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 अमाउंट या एवरी 6 months थोड़ी 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 अमाउंट देते रहना है बैंक, जब तक ये 5 साल पूरे ना हो जाए। जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे, आपकी लीज पेमेंट्स तमाम की तमाम पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद बैंक ये गाड़ी के कागजात आपके नाम पर कर देगा। नाउ इट विल बी ऑल योर्स। वो भी ठीक है, तो इसको हम लीज कहते हैं। इसी तरह बड़े बड़े इदारे भी, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और वो नहीं खरीद पा रहे होते, तो वो अब लोन लेने की बजाय वो बोलते हैं कि भैया बैंक तू खरीद ले हमारे बिहाफ पे, और हम तुझे हर महीने देते रहेंगे, तो वो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लीज। अब एक इदारे को ये डिसाइड करना है कि भैया क्या मुझे ये मशीनरी लीज कर लेनी चाहिए या बाय कर लेनी चाहिए, मुझे फायदा ज्यादा किसमें होगा। तो ये फायदा चेक करने के लिए अभी हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे कि इसको हम किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। लेसर कौन होता है? अ लेसर रिसीव्स लीज पेमेंट्स, यानी कि बैंक। लेसी कौन होता है? लेसी मेक्स लीज पेमेंट्स। ठीक है, यानी कि वो इदारा हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, जिसने भी लीज पर माल लिया है। Types of leases: leases that minimize risk to the lessee, leases that are purely a source of finance, and ये दो तरह की लीसेस हैं। एक लीज क्या है जिसमें सिर्फ रिस्क जो है मिनिमाइज हो रहा है लेसी पर। Some leases, often short-term leases or rental agreements between a lessor and a lessee, that are structured so that the lessor retains most of the risk of ownership. That is, the lessor is responsible for servicing and maintaining the leased equipment। जब तक वो गाड़ी, वो मशीनरी लेसर के नाम है, तो लेसर ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी सर्विस और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब जब आप लीज पर देते हो तो फिर जो लेसी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अनलेस कि आप एक
इस तरह की लीज में एंटर हो जिसमें लेसी ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट या मुआयदा कर ले, और चूंकि ये शॉर्ट टर्म लीज होती है, सिर्फ 2 महीने या 3 महीने की लीज होती है, जिसमें सिर्फ 2-3 महीने के लिए उसको जनरेटर चाहिए था तो जनरेटर ले लिया, या 6 महीने के लिए चाहिए था, तो फिर उस सिनेरियो में इक्विपमेंट की जिम्मेदारी मेंटेनेंस की किसकी होती है? लेसर की होती है। नहीं तो जो लॉन्ग टर्म लीजेज है, 5 साल की लीज है, तो उसमें लेसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, द रिस्क ऑफ ओनरशिप इज ऑल्सो मिनिमाइज्ड for the lessee because there is a change in technology, then the lessee can exit from the rental agreement at the end of the lease term and is therefore not tied into using assets that are technologically out of date. अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि लीज टर्म एंड हो जाए तो उसके बाद उसको वो खरीदना ही पड़ेगा या उसको अपने नाम पर ही करना पड़ेगा। वो बोल सकता है, वो एग्जिट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो बोल सकते हैं मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, 5 साल पहले चाहिए था, 5 साल इस्तेमाल कर लिया, अब नहीं चाहिए ये, ठीक है, तो मुझे इसको अपने नाम पे करना ही नहीं है, तो वो एग्जिट कर सकता है। ठीक है, ये इस तरह का लीज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मिनिमम रिस्क है लेसी पर। दूसरा लीज कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? दैट आर प्योरली अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि सम लीजेस आर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स दैट ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एसेट टू द लेसी, यानी सारी जिम्मेदारी लेसी पे आ जाती है, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी रिस्क की, रिवॉर्ड की, सब कुछ। These are agreements between the lessee and the lessor for most or all of the assets expected useful life, यानी एसेट की जितनी भी एक्सपेक्टेड लाइफ है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उस तमाम अरसे के लिए वो अग्रीमेंट में एंटर हो जाते हैं। लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप, सर्विसिंग, मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। दिस कैन बी अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन अ बैंक लोन। बैंक लोन लेने पर आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट लीज लेने में इंटरेस्ट का कोई सीन नहीं है, बस हर साल आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। Lessor buys a large quantity of assets and obtains bulk purchase discounts as a result. Some of the savings from such discounts can be shared with the lessee in the form of lower rental payments. यानी कि जब बैंक खरीद रहा है तो अगर वो बल्क में परचेज कर रहा है तो उसको बल्क परचेज डिस्काउंट मिल सकता है, जिसको वो शेयर कर सकते हैं लेसी के साथ इस शक्ल में कि उससे लोअर रेंटल इनकम चार्ज करें। लीजिंग की बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग: अवेलेबिलिटी, a firm that cannot get a bank loan to fund the purchase of an asset, उसको लीज पर माल मिल सकता है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो मजीद लोन नहीं ले सकता और उसको एसेट की असर अशद जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो लीज ले लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है लीज का। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रैशनिंग भी कहते हैं। ये हम आगे चल के थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। Avoiding loan covenants. Loan covenants may act as a restriction on the ability of a company to borrow in future. अब जब लोन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कोई भी इदारा, तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि अब आप मजीद लोन नहीं ले सकते, फला बैंक से नहीं ले सकते, इस अमाउंट पे नहीं ले सकते। और अब जाहिर है कारोबार तो कर रहे हैं ना इदारा, तो उसको तो चाहिए, उसको तो मशीन भी चाहिए होगी, उसको तो एसेट भी चाहिए होगा, उसको हो सकता है उसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो फिर वो क्या बेचारा इंतजार करता रहे जब तक उसका लोन ना चुकता हो जाए। तो ये एक अच्छा एक तरीका है अवॉइड करने का लोन कवेनेंट्स को, कि आप लीज पर ले लो। ठीक है जी। Numerical analysis. The benefits of leasing compared to using a loan to buy an asset can be assessed using a discounted cash flow approach. भैया लीसिंग बेहतर है कि लोन बेहतर है, इसको हम कंपेयर कैसे करें? Note that assessment of the cost of the loan should not include the interest repayments on the loan. NPV of repayments on a loan $10,000 that is repayable in 1 year at 10% interest is calculated as $10,000 multiplied by 1.1 multiplied by 0.909. $10,000 आ गए। Present value of loan repayment is therefore the same as the amount borrowed, so the cost of loan is simply the initial amount of the loan. Here, $10,000. Approach 1. Cost of leasing, post-tax cost of debt as a discount factor. Cost of loan using post-tax cost of debt as the discount factor. ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं। Brown Company has decided to invest in a new machine which has a 10-year life and no residual value. The machine can either be purchased now for $50,000 with a bank loan, or
It can be leased for 10 years with lease rental payments of $8,000 per annum payable at the end of each year. The cost of capital to be applied is 9% and taxation should be ignored. Compare the cost of the two financing options. पहला ऑप्शन क्या है, बैंक से लोन ले लो. दूसरा ऑप्शन क्या है, लीज पर ले लो. तो अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि क्या चीज बेहतर है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग कॉस्ट. कैश पेड इन टाइम 1 to 10. Present value annuity factor 9% for 10 years multiplied by 8,000. 6.48, 6.418 multiply by 8,000. 51,344. ये प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, लीसिंग कॉस्ट की. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज विद अ लोन, अगर हम 50,000 का लोन ले लें तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इफ द मशीन was purchased now, it would cost 50,000. The cost of a bank loan is simply the amount borrowed. The purchase with a loan is therefore the least cost financing option. यानी अब दोनों का कंपेयर किया हमने कि यहाँ पे 51,344 आ रहा है लीज करने के वक्त, और लोन लेकर अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 50,000 कॉस्ट आ रही है. तो सस्ता क्या पड़ रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है. तो हमें करना क्या चाहिए, लोन लेना चाहिए, परचेज विद द लोन. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि भैया ये जो इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, वो इंटरेस्ट चार्ज होने के बावजूद अमाउंट सेम ही होगी, इसलिए इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है. जो कि हमें कहाँ शो किया है, यहाँ पे शो किया है कि एनपीवी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 10% इंटरेस्ट है, तो 10,000 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 10,000 ही आ रहा है इसका आंसर. तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट को इग्नोर किया है. ठीक है, उन्होंने कहा कि जब भी आप लोन की कॉस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट इग्नोर कर दोगे क्योंकि वो सेम ही होगा. तो इसको और इसको कंपेयर करने के बाद लीस्ट ऑप्शन क्या पता चला, ये है. तो हमें लोन लेकर परचेज कर लेना चाहिए. अप्रोच टू यानी ऑल्टरनेटिव मेथड क्या बताया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लीसिंग ले लो, बेनिफिट्स ऑफ लीसिंग ले लो, एंड डिस्काउंट द नेट कैश फ्लोज. कैसे करें देखते हैं. अच्छा, ये कैलकुलेट करते हुए कभी भी वैक को नहीं लेना क्योंकि वैक हमेशा हायर होता है कॉस्ट ऑफ डेट से. तो इससे हमें गलत नंबर्स आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी वैक को लेने की जरूरत नहीं. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ले सकते हैं. अगर एनपीवी पॉजिटिव है हमारी तो लीज इज चीपर देन द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ अ लोन. Activity 2 देखते हैं. A company has decided to undertake an investment project which involves the acquisition of a machine which costs $10,000. The machine has a 5-year life with zero scrap value, 20% straight line writing down allowances are available. It could finance the acquisition with a bank loan at 7.143% pre-tax and purchase the asset outright, or make 5 equal lease payments of $2,500 in arrears. Tax is 30% payable in the same year in which profits are made. इवेल्युएट द लीज फ्रॉम द लेसीज व्यू पॉइंट. लेसी के व्यू पॉइंट से इसको इवेल्युएट करो तो क्या आंसर आएगा. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 7.143% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 035%. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ये प्री टैक्स है, इसमें से पोस्ट टैक्स 30% को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5%. टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन TAD $10,000 डिवाइड बाय 5. डेप्रिसिएशन कैसे निकाल रहे हैं, 5 साल की लाइफ है, 10,000 की कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू 0 है.
और 20% जो है स्ट्रेट लाइन राइटिंग डाउन अलाउंस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 5,000, 2,000। Tax saved on tax allowable depreciation 2,000 multiplied by 0.3600. Tax saved on lease payment to 2,500 multiplied by 0.3750. So cost of lease हमें क्या पड़ रही है, टाइम 0 टाइम 1 to 5, टैक्स सेव 2,500, टोटल लीज 2,500 माइनस टैक्स सेव 750, टोटल 1,750, डिस्काउंट फैक्टर 5%, प्रेजेंट वैल्यू -7,576। तो इसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है -7,576। देयरफॉर हमें लोन लेना चाहिए, लीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लीज की तरफ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज विथ लोन, लोन 10,000 का, टैक्स सेव टैड टैक्स ऑन अलाउबल डेप्रिसिएशन 600, टोटल डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, lease is more expensive by 173, 7,576, 7,403। अप्रोच टू वन सिंगल एनपीवी निकाल लो, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ लीज। बेनिफिट कॉस्ट सेव -173, मोर एक्सपेंसिव, प्लस नेगेटिव है तो लीज नहीं लेना चाहिए। ईदर अप्रोच 1 और अप्रोच 2 कैन बी यूज, देयर इज नो नीड टू यूज बोथ। कोई भी एक अप्रोच जो आपको आसान लग रही है उसको इस्तेमाल करें, और इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमें लीज करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट्स टू द लेसर, लेसर को क्या बेनिफिट है अगर वो लीज पर देता है माल, तो वो कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकता है, कंपनीज ऑफर लीसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू एक्वायर देयर फाइनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स ऑन फाइनेंस, the lessor invests finance by purchasing asset and makes a return out of lease payments from the lessee. Lessor will also get tax allowable depreciation on the purchase of equipment.